हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं हम वो डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं ये सवाल, ठीक है, पूछ लिया जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, या उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, एसआर थ्योरी की जन्मदाता कौन है। तो ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें मैं लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो में उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्धांतों की और उनके प्रतिपादकों की, ठीक है, कि सिद्धांत कौन से हैं और उनके प्रतिपादक कौन से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन हो जाएगा, तो थॉर्नडाइक हो जाएंगे। याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, थॉर्नडाइक हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को, ठीक है, ये याद रखना कि विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो भी विलियम जेम्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन हो जाएगा, विलियम जेम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी, तो ये भी विलियम जेम्स ने दी। तो विलियम जेम्स की आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला, मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जगह जनक, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी, तो विलियम जेम्स ने दी। और प्रकारवाद भी याद रखना है, अगर प्रकारवाद लिख के आता है तो वो भी विलियम जेम्स का हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन होगा, थॉर्नडाइक हो जाएंगे। मनोविज्ञान का जनक कौन हो जाएगा, विलियम जेम्स हो जाएंगे। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन हो जाएगा, विलियम जेम्स हो जाएंगे। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी, विलियम जेम्स ने दी। प्रकारवाद किसने दिया, तो विलियम जेम्स ने दिया। नेक्स्ट है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका हो जाएगा, तो थॉर्नडाइक का हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन हो जाएंगे, थॉर्नडाइक हो जाएंगे, ठीक है। चयन का आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। तो इतनी चीज़ें थॉर्नडाइक की आपको याद रखनी है। सबसे पहले रखेंगे आप याद, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक हो जाएंगे। उसके बाद प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक हो जाएंगे। कहीं कहीं त्रुटि की जगह भूल लिख देता है तो वो भी याद रखना, सेम ही चीज़ है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। और इसी को हम लोग उद्दीपन अनुक्रिया को इंग्लिश में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। तो एसआर थ्योरी किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी। चयन एवं आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के बारे में इतना याद रखना है। और मुख्य नियम सीखने के और गौण नियम किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। अब बिने का याद रखना कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन कहलाते हैं, तो बिने कहलाते हैं, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कौन है, तो बिने है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो बिने ने दिया, ठीक है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता बिने, और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, बिने ने दिया। फिर आता है आपका दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो स्पेयरमैन है। तो स्पेयरमैन का कौन कौन सा हो जाएगा, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक, तो स्पेयरमैन। तो स्पेयरमैन में तीन चीजें आ जाएंगी, दो खंड, तीन खंड और सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेयरमैन। फिर त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो जेबी गिलफोर्ड ने दिया, ठीक है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया। तो इनके बारे में क्या क्या याद रखेंगे आप, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ठीक है। इसी में बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत आ जाएगा, या इसे हम संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं, तो वो भी किसका हो जाएगा, गिलफोर्ड का हो जाएगा, ठीक है। और क्या याद रखना कि उपचारी और अभिचारी जो चिंतन था वो किसने दिया था, तो वो भी गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक है। अपचारी और अभिसारी जो चिंतन है वो किसका है, वो गिलफोर्ड का है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत भी इनका है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी इन्हीं का है। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है न्यायदर्श तथा प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो वो थॉमसन ने दिया था, ठीक है। तो न्यायदर्श तथा प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसका है, थॉमसन का है। नेक्स्ट है कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन हो जाएंगे, विलियम वुंट हो जाएंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंट को कहा जाता है। तो आपको पता है ये पहली मनोविज्ञान शाला इन्होंने खोली थी, ठीक है, इसलिए ना प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा, संरचनावाद संप्रदाय का जनक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। या ये लिख के आ सकता है कि निर्मितवाद संप्रदाय किसका है, तो वो भी विलियम वुंट का है, ठीक है। निर्मितवाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, थॉमसन ने दिया। फिर नेक्स्ट है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो मैकडूगल हो जाएंगे। और हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी मैकडूगल ने दिया। दो चीज़ याद रखेंगे मैकडूगल के नाम पे, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जन्मदाता और हार्मिक का सिद्धांत, ये दोनों किसके हो जाएंगे, मैकडूगल के हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से एक बार देख लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक का हो जाएगा। मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स की हो जाएगी। प्रकारवाद का जनक विलियम जेम्स हो जाएंगे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर थ्योरी, ये सारी किसकी हो जाएगी, थॉर्नडाइक की हो जाएगी। चयन व आवृत्ति का सिद्धांत भी किसका हो जाएगा, थॉर्नडाइक का हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया। फिर आ जाएगा दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है। तो एस तत्व और जी तत्व जो उन्होंने दिया था, जी फैक्टर और एस फैक्टर, तो वो किसका हो जाएगा, स्पेयरमैन का हो जाएगा। फिर है कि त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, जिसे हम लोग क्रिएटिव थ्योरी कह देते हैं। बुद्धि संरचना का सिद्धांत, अपचारी तथा अभिसारी चिंतन,
ठीक है। और बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत किसका हो जाएगा? जेबी गिलफोर्ड का हो जाएगा। फिर है कि न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। संरचनावाद संप्रदाय के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? विलियम वुंट हो जाएंगे। ठीक है। और निर्मितवाद संप्रदाय भी लिख के आए तो विलियम वुंट का होगा। मूल प्रवृत्तियों को सिद्धांत के जन्मदाता और हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। फिर नेक्स्ट है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रिया प्रसूत का नाम से आप याद रखना किसका था? स्किनर का था। ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। या लिख के आ जाए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? तो वो भी स्किनर का है। ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? स्किनर का है। फिर है कि अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत, ये सभी किसी के हो जाएंगे? तो वो सीएल हल के हो जाएंगे। ठीक है। ये सारे किसके हैं? तो सीएल हल के हैं। अब प्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत और सबलीकरण का सिद्धांत, ये सारे हैं सीएल हल के। फिर नेक्स्ट है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये किसका हो जाएगा? कोहलर का हो जाएगा। गेस्टोल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन हो जाएंगे? मैक्सिमम बर्दीमार हो जाएंगे। ठीक है। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और गेस्टोल्टवाद संप्रदाय के जनक दोनों याद रखना। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, जबकि गेस्टोल्टवाद संप्रदाय के जो जनक थे वो बर्दीमर थे। ठीक है। मैक्सिमम बर्दीमर। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नोम चॉम्स्की ने दिया। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में आ चुका है और पूछा जाता है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नोम चॉम्स्की ने दिया। नेक्स्ट है टीएटी परीक्षण यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध विधि के प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन एवं मुरे हैं। ठीक है। तो टीएटी परीक्षण जो है इसके प्रतिपादक हो जाएंगे मॉर्गन एवं मुरे। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे। ठीक है। तो याद रखना कि मनोविश्लेषण जहां लिखा हो तो समझ आना सिगमंड फ्राइड है। तो मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो किलपैट्रिक हो जाएंगे। ठीक है। और किलपैट्रिक का नाम नहीं है तो विलियम हेनरी हो जाएंगे। ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक नहीं तो विलियम हेनरी। सामाजिक अधिगम के जनक कौन है? तो सामाजिक अधिगम के जनक हमने लास्ट पेपर में पढ़ा था, तो अल्बर्ट बंडूरा है। ठीक है। तो सामाजिक अधिगम के जनक हैं अल्बर्ट बंडूरा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग का है। संयोजनवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो संयोजनवाद का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। ठीक है। ये चीज़ याद रखना, संयोजनवाद लिख के आ जाए तो समझ जाना थॉर्नडाइक है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है। तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत जो है वो किसका है? थॉर्नडाइक का है। दोनों याद रखना, संयोजनवाद का जनक और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। फिर है कि समूहखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। दोनों में कंफ्यूज मत होना, बहुखंड अलग है और समूहखंड अलग है। ठीक है। तो बहुखंड के थॉर्नडाइक है और समूहखंड के थर्स्टन है। ऐसे ऐसे याद रखना, था के बाद जो ऐसा आ रहा है ना आधा सा, उससे याद रख लेना समूहखंड थर्स्टन। फिर है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल ने दिया। और मोज़ेक मॉडल जो था वो भी इन्होंने दिया था, आरबी कैटल ने। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम स्टर्न है। ठीक है। विलियम स्टर्न या टर्मेन, ये थे विलियम स्टर्न या टर्मेन जिन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था IQ बराबर MA/CA। ठीक है। तो याद रखना, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र विलियम स्टर्न, और स्टर्न ना हो तो टर्मेन आएगा। ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत अगर लिखा आ जाए तो समझ जाना पावलव का है। ठीक है। तीनों ही पावलव के हैं और इन्हीं के सिद्धांत के अन्य नाम है। ठीक है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या पुनरावृत्ति का या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये तीनों आ जाए तो समझ जाना कि पावलव के सिद्धांत की बात हो रही है। फिर है कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्टैनले हॉल से संबंधित है, स्टैनले हॉल ने दिया। ठीक है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हो जाएगा पावलव का। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल का हो जाएगा। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो का हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। याद रखना, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी। प्रोत्साहन का सिद्धांत था बोल्स एवं कॉफमैन का। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया बोल्स एवं कॉफमैन ने। ठीक है। तो बोल्स और कॉफमैन का नाम याद रखना। फिर है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत, जो दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है। तो सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। यहाँ पे कोहलर लिखा तो उसे गलत कर लेना, थॉर्नडाइक सही है। ठीक है। सीखने के जो व्यवहारिक सिद्धांत थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक गार्डनर हो जाएंगे, ये याद रखना। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? गार्डनर है। फिर है कि सामाजिक रचनावाद दर्शन पर बल किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया। सामाजिक रचनावाद दर्शन पर बल दिया वाइगोत्स्की ने। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। प्रोत्साहन का सिद्धांत बॉल्स एवं कॉफमैन का है। ह्यूरिस्टिक विधि दी H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया मैस्लो ने या मास्लो ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल का था। संबंध प्रत्यावर्तन, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये तीनों किसके हो जाएंगे? E.P. पावलव के हो जाएंगे। फिर बहुलब्धि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो दिया था विलियम स्टर्न ने। अगर इनका नाम नहीं है तो टर्मेन हो जाएगा। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत या मोज़ेक मॉडल किसका है? आरबी कैटल का है। समूहखंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन का है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। संयोजनवाद के जनक थॉर्नडाइक है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है
वो किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। ये हम कह सकते हैं सामाजिक अधिगम के जनक कौन है? तो अल्बर्ट बंडूरा हो जाएंगे। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक की है, अगर उनका नाम नहीं है तो विलियम हेनरी हो जाएंगे। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड है। टीएटी परीक्षण मॉर्गन एंड मोरे का हो जाएगा। भाषा विकास का सिद्धांत नॉम चोम्स्की ने दिया। गेस्टल्टवाद के संप्रदाय के जनक कौन हो जाएंगे? मैक्सिमम वर्धमान हो जाएंगे। सूची एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। फिर है सबलीकरण का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, ये प्रेरणा का प्रणूद न्यूनता सिद्धांत, ये किसने दिए सारे? तो ये सीएल हल ने दिए सारे। फिर है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत, ये किसने दिए? तो ये दिए आपके स्किनर ने। ठीक है, तो इतने सारे सिद्धांत आपको याद रखने हैं। अब हम जानेंगे कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास। देखिए, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? तो 3 चरण बताए हैं। कौन कौन से? पहले का नाम है पूर्व नैतिक अवस्था, जिसे हम लोग पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था भी कहते हैं। दूसरा है आपका परंपरागत नैतिक अवस्था, और तीसरा है आपका आत्म अंगीकृत मूल अवस्था, इसे हम लोग उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था भी कहते हैं। टाइम पीरियड सबका याद रखना। पूर्व नैतिक अवस्था में 4 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। परंपरागत नैतिक अवस्था में 10 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। और आत्म अंगीकृत मूल अवस्था, या जैसे हम कहें उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था, तो इसमें 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे आते हैं। अब होता क्या है कि जो पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था, या हम कहें पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो मिलने वाली सजा और पुरस्कार पर नैतिक जो अवस्था है उनकी निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो नैतिक अवस्था किस पर आधारित करेगी? तो बच्चों को जो पुरस्कार मिलता है, अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए पुरस्कार मिल रहा है तो वो उस चीज़ को करेंगे, अगर उन्हें सजा मिल रही है, दंड मिल रहा है, तो वो उस चीज़ को नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पर आधारित करता है कि क्या पुरस्कार मिल रहा है और क्या दंड मिल रहा है। ठीक है, तो उस पर नैतिक अवस्था उनकी आधारित रहती है। दूसरा आता है आपका परंपरागत नैतिक अवस्था। इसमें जो बच्चे का टाइम पीरियड है वो 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में है। तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो समाज से मिलने वाली सजा या दंड के ऊपर आधारित करते हैं कि समाज क्या सोचता है किसी चीज़ को लेकर, कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, हमारी इंसल्ट होगी, ये सारी चीज़ें, तो उस पर वो आधारित करती है उसकी नैतिक जो विकास है। ठीक है, और तीसरा आपका आत्म अंगीकृत मूल अवस्था, इसमें 13 वर्ष तक के ऊपर बच्चे आते हैं। तो इसमें जो बालक होता है वो उसकी नैतिक अवस्था इस बात पर निर्धारित करेगी कि समाज के बारे में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर समाज के लिए वो चीज़ अच्छी है तो हम उस अपने से ऊपर उठकर देखते हैं। ठीक है, तो उस पर ये चीज़ें आधारित करती हैं। तो 3 बस याद रखना कि 3 अवस्थाएं उन्होंने दी थी नैतिक विकास की। पहली पूर्व नैतिक अवस्था, जिसे हम लोग पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था कहते हैं। फिर परंपरागत नैतिक अवस्था आती है, और तीसरी आपकी उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था या आत्म अंगीकृत मूल अवस्था। फिर है कि वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में 1 नंबर बन जाएगा। ठीक है, कि वातावरण जो है वो सामाजिक संरचना का कैसा पहलू है। ठीक है, तो ये गत्यात्मक हो जाएगा, और वंशानुक्रम कैसा पहलू हो जाएगा? वो स्थिर पहलू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना कि अवधारणाओं का जो विकास है वो किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तीसरा कि आत्म नियम से तात्पर्य शिक्षार्थी में स्वयं अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता हो। ठीक है, तो आत्म नियम से मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आत्म नियम से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन 4 चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आत्म नियम से मतलब ये होता है कि जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो स्वयं अपने अधिगम का परीक्षण करे, मतलब कि जो भी वो चीज़ सीख रहा है खुद का ही अपना परीक्षण करे। ठीक है, उसकी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, तो वही आत्म नियम कहलाता है। क्लियर हो गया कि आत्म नियम से आप क्या समझते हैं कि जो शिक्षार्थी है, जो सीखने वाला है, वो अपने अधिगम के जो वो सीख रहा है उसका परीक्षण खुद ही कर ले। ठीक है, इसकी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि जटिल तथा गहन समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोर अवस्था में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बनेगा कि जटिल तथा गहन समाजीकरण की अवस्था कौन सी है? किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो याद रखना कि किशोर अवस्था जो है वो जटिल तथा गहन समाजीकरण की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये स्टेनबर्ग ने कहा। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। तो बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, स्टेनबर्ग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये क्रैपलिन ने लिखी थी। याद रखना कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो क्रैपलिन ने लिखी है। नेक्स्ट है फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? तो हिपोक्रेटस को कहते हैं। याद रखना, फादर ऑफ मेडिसिन कौन हो जाएंगे? हिपोक्रेटस हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है। इन्होंने बहुत सारी अजीब अजीब चीजें दी, इसलिए इसे असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन हो जाएंगे? सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया? तो जे.एम. ओझा ने किया। ये चीज याद रखना कि किस मनोवैज्ञानिक ने विभेदक परीक्षण का उपयोग भारतीय अनुकूलन के अनुसार किया था, मतलब कि बदल दिया था भारतीय अनुकूलन के अनुसार, तो वो जे.एम. ओझा थे। नेक्स्ट है व्यक्तियों की शारीरिक बीमारियों में दबाव की भूमिका कितनी होती है? तो 50 से 70% तक होती है। ठीक है, तो व्यक्तियों के जो शारीरिक बीमारियां हैं उनमें दबाव की भूमिका कितनी रहेगी? तो 50 से 70% तक रहेगी। सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिलते हैं, तो 10 से 16वीं शताब्दी तक जो थे वो सामूहिक पागलपन के प्रमाण मिलते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इन्हें अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, ये आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें अच्छे से देखना कि सामूहिक पागलपन के जो प्रमाण है वो कब मिलते थे? तो 10 से 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, फिर कि मना स्नायु विकृति रोग का लक्षण क्या है? आशंका होती है।
ठीक है। तो मनःस्नायु विकृति रोग है, इसका लक्षण क्या होती है? आशंका, किसी चीज़ की आशंका, मतलब कि मनःस्नायु विकृति रोग का लक्षण है। फिर है कि शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को किशोर कहते हैं। ठीक है, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से जो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है इनके अंदर, तो उन बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें किशोर कहेंगे। ठीक है, ना कि प्रौढ़। ये चीज़ याद रखना, उन्हें किशोर कहा जाता है, प्रौढ़ नहीं कहा जाता, जिनके अंदर शारीरिक और मानसिक परिपक्वता आ जाती है। नेक्स्ट है कि दुबले पतले तथा क्षीण तथा कमजोर हृदय वाले बालक जो होते हैं उन्हें हम लोग समस्यात्मक बालक कहते हैं, ना कि नाजुक बालक। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना कि समस्यात्मक बालक किसे कहा जाता है? जो दुबले पतले क्षीण शरीर और कमजोर हृदय वाले बच्चे होते हैं उन्हें हम लोग समस्यात्मक बालक कहते हैं। उन्हें आप नाजुक नहीं कह सकते। आप आज के टाइम पे जो नाजुक कह देते हैं, यार ये तो नाजुक कली है, तो वो नहीं, वो समस्यात्मक बालक है। नेक्स्ट है कि अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है, वो बना देती है आदर्शवादी। तो ये चीज़ याद रखना कि अति संरक्षणशीलता बालक को आदर्शवादी बना देती है। फिर नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कैसी है? स्थूल, सूक्ष्म और सामाजिक। ठीक है, तो इन्होंने बांटा था, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, बुद्धि और व्यक्तित्व दोनों को इन्होंने स्थूल, सूक्ष्म और सामाजिक में बांट दिया था थॉर्नडाइक ने। फिर नेक्स्ट है कि दर्शन शास्त्र। पहले जो साइकोलॉजी थी वो दर्शन शास्त्र की शाखा थी, और दर्शन शास्त्र जो है वो इसे यूनानी शास्त्र भी कहते हैं, जिसमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म की शिक्षा या ज्ञान दिया जाता था। ये चीज़ याद रखना। साइकोलॉजी की जो पहली पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया, जो कि 1590 में रुडोल्फ गोल्काई ने लिखी थी। ये चीज़ याद रखना कि साइकोलॉजी की पहली पुस्तक कौन सी थी? तो साइकोलॉजिया थी, जो कि 1590 में रुडोल्फ गोल्काई ने लिखी थी। मनोविज्ञान को किसने बांटा था? तो गैरेट ने बांटा था। किस में बांटा था? तो साइको प्लस लोगस में बांटा था। ये चीज़ याद रखना कि मनोविज्ञान को किसने बांटा? तो गैरेट ने बांटा था साइको प्लस लोगस में। फिर है कि मनोविज्ञान को किसने बांटा? जनक और जननी के रूप में, तो वो कैलर ने बांटा था। जनक अरस्तु को बताया था और जननी दर्शन शास्त्र को बताया था। ठीक है, ये कैलर थे जिन्होंने मनोविज्ञान को बांटा था जनक और जननी में। जनक अरस्तु बताए थे और जननी दर्शन शास्त्र बताई थी। फिर है कि विलियम वुंट जो थे वो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, या लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जो थी, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, उसमें इन्होंने पहली मनोविज्ञान शाला खोली थी 1879 में। चेतना को हम क्या कह सकते हैं? तो चेतना को मस्तिष्क का आंतरिक रूप कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना कि चेतना जो होती है वो मस्तिष्क का आंतरिक रूप होती है। 1880 के अप्रोक्स साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट के रूप में साइकोलॉजी कब आया? तो 1880 के दशक में आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 1912 से 14 में विलियम जेम्स और विलियम वुंट के मतभेद के कारण 1913 में व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। तो व्यवहारवाद का जन्म कब हुआ था? तो 1912-14 में विलियम जेम्स और विलियम वुंट पहले एक ही थे, लेकिन बाद में इनके बीच में मतभेद हो गया, तो उसके बाद व्यवहारवाद का जन्म हुआ था 1913 में। मैकडूगल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी कब लिखी थी मैकडूगल ने? तो 1905 में लिखी थी, जिसमें व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, और इसी बुक में इन्होंने चेतना की निंदा भी की थी। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम याद रखना। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? मैकडूगल ने लिखी 1905 में। इसमें सबसे पहले व्यवहार शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था और चेतना की निंदा की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि वॉटसन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मनोविज्ञान व्यवहार की तुलनात्मक अवधारणा, जो कि 1914 में लिखी थी। इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए नाम याद रखना। वॉटसन ने लिखी थी मनोविज्ञान व्यवहार की तुलनात्मक अवधारणा। 1924 में व्यवहारवाद नामक बुक जो थी वो वॉटसन ने लिखी। ठीक है, 1914 में कौन सी बुक लिखी इन्होंने? तो मनोविज्ञान व्यवहार की तुलनात्मक अवधारणा, और 1924 में व्यवहारवाद करके इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, और 1919 में एक बुक लिखी जिसका नाम था व्यवहार मनोविज्ञान का दृष्टिकोण। तीनों ही बुक याद रखना। सबसे पहले तो 1924 वाली याद रखना, व्यवहारवाद इन्होंने बुक लिखी थी। फिर नेक्स्ट है मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का शुद्ध विज्ञान है। ये कथन याद रखना, ये मैकडूगल ने कहा था। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो मनोविज्ञान आचरण तथा यथार्थ का शुद्ध विज्ञान है। सिगमंड फ्राइड ने प्रक्षेपी विधियां दी थी, अचेतन मन के बारे में बात की इन्होंने। सबसे प्राचीन संप्रदाय हम लोग संरचनावाद संप्रदाय को कहते हैं, जिसे हम लोग निर्मितवाद संप्रदाय भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कि सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो संरचनावाद संप्रदाय है, जिसे हम लोग निर्मितवाद संप्रदाय भी कहते हैं। और प्रकारवाद संप्रदाय की बात करें तो ये जेम्स ने दिया था, विलियम जेम्स ने और थॉर्नडाइक ने। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा अध्ययन जो किया गया था वो प्रत्यक्षीकरण पर किया गया था। ठीक है, तो प्रकारवाद जो है इसमें सबसे ज़्यादा अध्ययन किसका किया गया? तो प्रत्यक्षीकरण का सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था प्रकारवाद पे। ठीक है, ये विलियम जेम्स थॉर्नडाइक का दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है कि विलियम वुंट ने सर्वाधिक अध्ययन चेतना पर किया, ये तो हमने देखा ही था। फिर नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, जिसे मैक्सिमम बर्दीमर ने दिया। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय किसका है? मैक्सिमम बर्दीमर का है। और इसी में कोफा, कोहलर, लेवेन, कुल्ट लेवेन, ये सारे आ जाते थे। ये सारे जर्मनी के रहने वाले थे, और पूर्ण से अंश की ओर जो वो था वो भी इन्होंने दिया था। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। संज्ञानवादी की सिद्धांत की अगर बात करें तो संज्ञानवादी जो होते हैं वो चेतना प्लस व्यवहार को लेकर चलते हैं। ठीक है, जबकि व्यवहारवादी सिद्धांत में सिर्फ व्यवहार की बात होती है। मानवतावाद संप्रदाय किसका है? तो ये अब्राहम मैस्लो का। ये चीज़ याद रखना, मानवतावाद संप्रदाय किसका हो जाएगा? जिसे हम लोग मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, ये अब्राहम मैस्लो का है। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय सिगमंड फ्राइड का है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय किसका है? सिगमंड फ्राइड का है, जिसमें इन्होंने अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन, इन सभी की बात की है, या कहें अहम, पराहम, इदम, इन सभी की बात की है इन्होंने।
नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट विधि में अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, पूछ लिया जाएगा कि प्रोजेक्ट विधि में किस मन का अध्ययन करते हैं, चेतन मन का, अचेतन मन का। ठीक है, इधर मैं पढ़ा है, मैं ऐसे करके ऑप्शन मिल सकता है आपको। तो याद रखना कि प्रोजेक्ट विधि में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिनेट का विधि किसने दी, तो कॉल्टन बॉसवान ने दी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बिनेट का विधि किसकी हो जाएगी, कॉल्टन बॉसवान, क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण किसने दिया, तो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण किसका है, तो फ्रांसिस गाल्टन का है। भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया, तो एस डी पोर्टियस ने दिया। ये चीज़ याद रखना, भूल भुलैया जो परीक्षण है वो पोर्टियस का हो जाएगा। डाल्टन विधि किसकी हो जाएगी, तो मिस हेलेन पार्क हस्ट की हो जाएगी। डाल्टन विधि किसकी हो जाएगी, डाल्टन विधि, तो मिस हेलेन पार्क हस्ट की हो जाएगी। ह्यूरिस्टिक विधि एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग की हो जाएगी। ह्यूरिस्टिक विधि एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग की हो जाएगी। स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड की हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्वप्न विश्लेषण विधि किसकी हो जाएगी, सिगमंड फ्राइड की हो जाएगी। बाकी पूर्ति परीक्षण किसका हो जाएगा, तो पॉइंट एंड टेंटलर का हो जाएगा। तो बाकी पूर्ति परीक्षण पॉइंट एंड टेंटलर का, स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड, ह्यूरिस्टिक विधि एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग, डाल्टन विधि मिस हेलेन पार्क हस्ट, और भूल भुलैया परीक्षण एस डी पोर्टियस, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण फ्रांसिस गाल्टन, बिनेट का विधि कॉल्टन बॉसवान, और प्रोजेक्ट विधि में हम लोग अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। फिर है कि भाषा के उद्भव तथा विकास से संबंधित कौन सा सिद्धांत है, तो डिंग डोंग सिद्धांत। ये आ चुका है क्वेश्चन में, तो ये अच्छे से याद रखना कि डिंग डोंग सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भाषा के उद्भव और विकास से ये संबंधित है। फिर कि भाषा के मुख्य तत्व कौन से होते हैं, तो 3 होते हैं, ध्वनि, चिन्ह और संकेत। ये भाषा के मुख्य तत्व हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा तो भाषा के मुख्य तत्व कौन सा नहीं है, तो 3 ऑप्शन ये होंगे, एक अलग होगा। तो याद रखना कि ध्वनि, चिन्ह और संकेत जो है वो भाषा के मुख्य तत्व हैं। फिर है कि उपचारात्मक कार्य कब होना चाहिए, तो पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए। ठीक है, उपचारात्मक कार्य कब होना चाहिए, तो प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो सुजनन शास्त्र के जो पिता है वो फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने आनुवंशिक गुणों में सुधार की बात की थी। ठीक है, तो सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा था, तो कैनन ने बांटा था। ये चीज याद रखना, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा था, तो कैनन ने बांटा था। नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये किसका कथन है, तो क्रो एंड क्रो का है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये क्रो एंड क्रो का हो जाएगा। विद्रोह की भावना कहाँ देखी जाती है, तो पूर्व किशोरावस्था में देखी जाती है। ठीक है, तो विद्रोह की भावना किसमें हो जाएगा, पूर्व किशोर अवस्था में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार में करते हैं, तो सृजनात्मकता के सुधार में करते हैं। ये चीज याद रखना, शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार में करते हैं, तो सृजनात्मकता। नेक्स्ट है कि गोलमैन किससे संबंधित है, तो गोलमैन जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि की बात की थी गोलमैन ने। नेक्स्ट है कि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, ये चीज याद रखना, इंग्लिश में नाम है इसका ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ठीक है, वैसे इसे प्रौढ़ न्यूनता सिद्धांत कहते हैं, आपको पता हो तो प्रौढ़ न्यूनता सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, और ये प्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किससे संबंधित है, तो ये बुद्धि से संबंधित है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि से संबंधित है। शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या होता है, तो द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, ये चीज याद रखना, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है द्रुतगामी विकास का नियम। फिर है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये हरलॉक ने कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए अच्छे से देखने हैं। ठीक है, कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, किसने कहा, हरलॉक ने कहा। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है, ये डम्बिल ने कहा था। तो ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था जब हम ध्यान चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें डम्बिल ने कहा था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है या ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो ये डम्बिल ने कहा था, और ध्यान और अवधान एक ही चीज़ है, ये भी चीज़ याद रखना। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर जलोटा ने सामाजिक मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया। तो ये चीज़ याद रखना कि 12 से 16 एज के जो बच्चे थे उनके लिए डॉक्टर जलोटा जो थे, इन्होंने सामाजिक मानसिक योग्यता का परीक्षण का प्रतिपादन किया था। फिर नेक्स्ट आपको जानना है कि नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन, ये अमेरिका में संस्था बनी हुई है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर जो बुक है वो किसने लिखी थी, थॉर्नडाइक ने लिखी थी 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट की राष्ट्रीय शिक्षा में, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य होता है, तो राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना, यही काम होता है शिक्षा का। एमिल जो है वो किसकी रचना है, तो एमिल हमने कई बार डीएलएड में भी पढ़ा है, आ भी चुका है कई बार एग्जाम में। तो एमिल जो रचना है वो रूसो की है। ठीक है, किसकी हो जाएगी रचना, रूसो की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है कि प्रश्नावली की सहायता से अवस्थाओं का विभाजन किसने किया, तो स्टैनले हॉल ने किया था। ठीक है, तो प्रश्नावली की सहायता से अवस्थाओं का अध्ययन किसने किया, विभाजन किसने किया, स्टैनले हॉल ने किया। नेक्स्ट की राष्ट्रीय संरचना में होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, जो शारीरिक संरचना है उसमें जो वृद्धि होती है, यानी कि आपकी जो कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे। पेस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो इन्होंने बेबी बायोग्राफी लिखी है, ये चीज़ याद रखना, पेस्टोलॉजी की बुक है बेबी बायोग्राफी। ठीक है, 3.5 एज के पुत्र पर इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने अपने ही एक पुत्र था इनका 3.5 साल का, उसी के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने, और एक बुक लिखी थी बेबी बायोग्राफी। ठीक है, फिर है कि सबसे पहले बाल विभाजन का अध्ययन किसने किया, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे बर्क, इन्होंने सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किया था।
बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है? तो स्टैनले हॉल को कहा जाता है। और इन्होंने किसके आधार पर विभाजन किया था? तो प्रश्नावली विधि के आधार पर इन्होंने विभाजन किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था और उसके बाद इन्होंने बाल विकास का अध्ययन किया था। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसकी है? थॉर्नडाइक की, 1913 में लिखी। ठीक है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना। एमिल जो रचना है वो रूसो की हो जाएगी। प्रश्नावली की सहायता से अवस्थाओं का विभाजन किसने किया? स्टैनले हॉल ने किया। शारीरिक संरचना कोशिकाओं में वृद्धि में होने कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम अभिवृद्धि कहते हैं। पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी लिखी और 3.5 साल के बच्चे के ऊपर अपने प्रयोग किया था। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है आपको। फिर नेक्स्ट जो आपको इसमें याद रखना है, ऑस्टिज्म याद रखना है, जो तीसरे नंबर का है ऑस्टिज्म। इसमें क्या होता है? एक तरीके की मानसिक बीमारी होती है, इसके लक्षण बचपन से ही नजर आने लगते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं वो समाज में घुलने मिलने में हिचकते हैं और प्रतिक्रिया देने में काफ़ी समय ले लेते थे। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? तो ऑस्टिज्म से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में सौलीनता भी कह सकते हैं हम लोग। तो जिन बच्चों को ऑस्टिज्म होता है, मानसिक बीमारी होती है, तो इनके ये जो लक्षण होते हैं वो बचपन से नजर आने लगते हैं, समाज में घुलने मिलने में ये हिचकाते हैं और प्रतिक्रिया देने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। फिर दूसरा आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जो बच्चे होते हैं उनकी मांसपेशियां काफ़ी कमजोर होती हैं, चेहरे की अजीब बनावट होगी, आपने देखा होगा चेहरा अजीब सा होता है इनका, किसी भी शेप में हो सकता है, तो वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो समझना है वो है आपका एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है? दूर और पास दोनों की जो चीज़ें होती हैं वो धुंधली दिखती हैं, ना पास का अच्छा दिखता है ना ही दूर का अच्छा दिखता है। फिर नेक्स्ट आपको पढ़ना है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो 12 नंबर पर है, ये दूरदृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है? दूर का तो आपको सही दिखेगा लेकिन पास का धुंधला धुंधला दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर है कि एजुकेबल जो ग्रुप होता है, जो शिक्षणीय वर्ग कहलाता है, वो 50 से 70 होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि शिक्षणीय वर्ग कौन सा होता है जिन्हें आप पढ़ा सकते हैं, तो वो उनका IQ 50 से 70 होता है। ठीक है, जो एजुकेबल ग्रुप होता है इनका IQ कितना होगा? 50 से 70 होगा। फिर यूनिट ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है? तो जीन्स को कहा जाता है। फिर है कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है? इसमें हम लोग कम मांसपेशियों का यूज़ करते हैं, जैसे लिखना, आईब्रो बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें कम मांसपेशियों का यूज़ होता है, तो फाइन मोटर स्किल्स से आ जाएगा वो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ग्रॉस मोटर स्किल में वो आते हैं जिसमें हम बड़ी बड़ी मांसपेशियों को यूज़ करते हैं, जैसे चलना, कूदना, ठीक है, दौड़ना, ये सारी चीज़ें। और फाइन मोटर स्किल में क्या होता है? कम मांसपेशियों को यूज़ होता है, जिसमें हम लोग आर्ट बना रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, तो उसमें कम जो मांसपेशियाँ उनका यूज़ होता है, इसलिए इसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। तो बस इतनी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है, बाकी आपका काम हो जाएगा। इतने में आराम से आपके 28 तो नंबर आराम से आ जाने चाहिए। मुझे नहीं लगता, अगर बाहर से क्वेश्चन देगा तो बात अलग की है, लेकिन इतने में आपका पूरा पूरा फंस जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।